सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि खतरात बढ़ रहे हैं। एक तरफ सियासी खतरा है और दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। इन दोनों खतरात के दरमियान में फंसे हैं अवाम। हुकूमत गिराने की तमन्ना दिल में लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन यलगार के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ दो दिन बाद गुजरांवाला में होने वाला जलसा अपोजिशन की तहरीक के मुस्तकबिल का फैसला कर देगा। इसलिए सारी जमातें मिलकर इस जलसे की कामयाबी के लिए जोर लगा रही हैं। यह जलसा सियासी जलजला साबित होता है या फिर पानी का बुलबुला। इससे कतई नजर खतरनाक बात यह है कि पीटीआई गुजरांवाला के यूनुस अंसारी ने लीगी क़यादत के मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ पिंडी बाईपास से चंदा किला तक रैली निकालने का ऐलान किया है। एक दिन एक शहर में दो जमातों के सियासी इज्तिमा ने खौफनाक सियासी तसादुम का खतरा बढ़ा दिया है। पुलिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट संगीन खतरे की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन जब सर पर सियासत सवार हो तो खतरों की परवाह किसे होती है। आज ही नून लीग की मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही थी कि हुकूमत कोरोना की आड़ में छुपना चाहती है, लेकिन इसे छुपने नहीं देंगे। गुजरांवाला जलसा जरूर होकर रहेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध कोरोना के खतरे का इजहार कर रहे हैं। हालात यह है कि पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा जाम मदद अली और राशिद रब्बानी की हालत कोरोना की वजह से इंतहाई तशवीशनाक है। दोनों रहनुमा वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन सच ये भी है कि क़यादत के हुक्म पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सियासी जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अंदरूनी सिंध से भी बसें भर भर कर आएंगी। दूसरी तरफ आज काबीना इजलास में अपोजिशन के जलसों से ज्यादा महंगाई पर बात हुई, क्योंकि हुकूमत समझ चुकी है कि अगर उसने इस बला को काबू कर लिया तो अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक अपनी मौत आप मर जाएगी। क्या हुकूमत की यह सोच दुरुस्त है? 16 अक्टूबर को क्या हो सकता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। असद खरल साहब के साथ हैं। असद खरल साहब, ये तो बड़े आप तो इन रिपोर्ट्स को जानते हैं, इतने अरसे से देख रहे हैं कि कितना खतरा हो सकता है, कितना खतरनाक है कि दो मुखालिफ जमातें एक हुकूमत में है, दोनों के एक ही दिन इज्तिमा। ये तो हुकूमत को पीछे हट जाना चाहिए जब तसादुम का खतरा कहा जा रहा है। देखें, आपको माजी में भी अगर देखें तो गुजरांवाला के ऊपर आपने देखा है जब पथराव हुआ था और आपस में तसादम भी हुआ था। जी। अब मामला ये है कि पीटीआई के जो यूनुस अंसारी साहब हैं या पीटीआई की जमात की जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि वो उनकी जानब से जो दरख्वास्त इंतज़ामिया को दी गई थी वो इससे पहले, इस इवेंट की अनाउंसमेंट से पहले का वो उनका प्रोग्राम है। तो लिहाजा जो अभी पीडीएम ने प्रोग्राम दिया है ये उसके बाद का है। सेम जो डेट की बात हो रही है वो आपने काफ़ी वजाहत से बता दिया को स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में भी ये जो है पेशीन गोई उसकी या प्रेडिक्शन की है कि इस तरह का तसादम हो सकता है, क्योंकि दो मुतहारब जमातें हैं, उनके कारकुन हैं और ज़ाहिर बात है दोनों साइड से जज्बाती कारकुनों के दरमियान जब आपस में कोई आमना सामना हो जाएगा तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब मामला ये है कि ये जो जलसा है सारी नज़रें इस पे लगी हुई हैं कि पहला चूँकि एक बड़ा जलसा है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और नून लीग का गुजरांवाला को गाढ़ तस्वर किया जाता है। हाँ जी। और अगर यहाँ पे अपोजिशन जो है वो जलसा बड़ा एक करने में कामयाब नहीं होती तो हुकूमत की बात इसमें वज़न होगा कि अपोजिशन की इतनी से नहीं है और हुकूमत जो है वो पॉपुलर है स्टिल नहीं। अभी तक तो ये लग रहा है कि जलसा ये कामयाब कर लेंगे, क्योंकि पूरे इलाके लाहौर से भी, वहाँ देखिए गुजरात, पूरे पंजाब मामला ये है उसामा से मैं अभी से आपको बता दूं, पूरे पंजाब से जलसे में जो गैदरिंग की बात है ना, ये तादाद है, स्टेडियम में तो 50,000 लोगों की गुंजाइश है, वो स्टेडियम नहीं भरा जाएगा। लेकिन हुकूमत की बेवकूफ़ियों से, इंतज़ामिया की नालायकियों से ये शो कामयाब हो जाएगा। उसको कवरेज भी मिलेगी, उसको हाइप भी मिलेगी। उसकी बुनियादी वजूहत है ये गिरफ्तारियां करेंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे। अभी तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं गिरफ्तारियों की, अच्छा, जब तक कानून नहीं तोड़ा जाता तो गिरफ्तारियां भी होंगी, लिस्टें बन गई हैं, पकड़ दकड़ भी होगी, उसके बाद लाठीचार्ज का भी इम्कान है। इस तरह के जो इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स की बुनियाद पर अपोजिशन ये क्लेम करेगी कि ये जलसा हमारा कामयाब है और अगर हमारे कारकुनों को
छापे ना मारे जाते, गिरफ्तारियां ना की जाती, घरों से ना उठाया जाता, तो हम तो लाखों का मजमा जमा कर सकते थे। लिहाजा ये तमाम तर जो इकदाम किस बुनियाद पर हुकूमत इनको गिरफ्तार करेगी? क्या कहेगी कि कोरोना वबा फैलने का खतरा था, 144 नाफिज कर देंगे पूरे शहर में, या ये तसादुम का खतरा है? ऑलरेडी एक तो ऑलरेडी मुकदमा वहां पे दर्ज है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग नामजद हैं, कुछ नामालूम है, उस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। और कुछ जो हुकूमत के पास हमेशा ये एक होता है जनाब के नक्शे अमन का खतरा है, लिहाजा ये जो लोग हैं इनकी जानब से शहर में अमन अमान का जो खतरा पैदा किया जा सकता है, लिहाजा उस बुनियाद पर 3 MPO 16 MPO के तहत उनको नज़रबंद भी किया जा सकता है। अब ये देखना है कि हुकूमत अगर तो पेशेंस का मुजाहरा करती है, अगर तो इनको गिरफ्तार और पकड़ धकड़ का सिलसिला नहीं करती, तो फिर तो ये शो कामयाब नहीं होगा। और अगर हुकूमत ये करती है तो फिर बंदे 4 भी इकट्ठे होंगे ना, शो कामयाब हो जाएगा। वो क्लेम कर देंगे कि जनाब ये तो इनकी वजह से बैनर्स कहा जा रहा है जी, बैनर्स हमारे हटाए जा रहे हैं, हुकूमत कहती है कि जी उसके पैसे दें तो बैनर लगेंगे, मुफ्त में तो बैनर नहीं लग सकते। आपको कौन सही नजर आ रहा है कि पूरे शहर में बैनर? कभी भी पाकिस्तान की तारीख में आज तक असूली तौर पर तो ये होता है कि होर्डिंग और बैनर जो होते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम लगाती है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, फीस होती है उसकी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, और एरिया वाइज बाकायदा एक शेड्यूल होता है। लेकिन हमने कभी तक आज तक नहीं देखा कि किसी भी हुकूमती या किसी भी अपोजिशन पार्टी ने पैसे दे के वो पब्लिसिटी की हो। पैसे दिए जाते होंगे लेकिन वो सरकारी खजाने वाले नहीं, वो वैसे लगा दिए जाते होंगे। हुकूमती भी होते हैं, वो भी हुकूमती पार्टी के लोगों को तो वैसे ही क्यों नहीं पूछता। तो अपोजिशन जवाब तो हुकूमत का ठीक आ गया। चले अगर पैसे नहीं दिए गए, अगर पैसे दिए गए हैं तो स्लिप्स ले आए। पीडीएम पैसे दिए गए तो ये हमारे पास स्लिप्स मौजूद है। कोई तो ही हो जाता है उस टाउन इंतजामिया के ऊपर, उस जिली इंतजामिया के ऊपर, उस मुतलका महकमों के ऊपर कि वो बोर्ड जो भी आप होर्डिंग लगाएंगे, जो बैनर लगाएंगे, वो तो फिर उन पाबंद हो जाते हैं। जब उनको पैसे देते हैं तो फिर उसको कोई नहीं उतार सकता। फिर अगर कोई उतारेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसका मतलब पैसे नहीं दिए, फिर यहाँ तो हुकूमत थी। ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है कि उनसे कुर्सी तक ले ली गई है, और मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि नैब को इमरान खान साहब ने कहा है कि खाना भी ज़मीन पर देना है। फिर मैं देख रहा था कि किसी रिपोर्टर ने ये तक ट्विटर पर डाला हुआ है कि जी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नलके के अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो उनकी तसल्ली के लिए फिर प्लम्बर बुलाया गया, उसने आके नलका खोला, दिखाया, फिर उन्होंने घर से दवाइयाँ मंगवाई हैं। तो आप तो कह रहे थे वो बड़े खुश हैं वहाँ पर, वो बड़े मुतमईन हैं वहाँ पर। इनको सोते जागते इमरान खान साहब नजर आते हैं, नलकों के अंदर इनको कैमरे नजर आते हैं, और वो आपने उसकी असलियत भी देख ली। ये खौफ का शिकार है, ये इनके कई मामलात। अब मुझे ये बताया, मरियम औरंगजेब साहबा जो कह रही हैं, कभी वो कहती थी शहजाद अकबर साहब गाड़ियां बदल बदल के भेस बदल कर जनाब नैब में आते हैं, और मतलब जेम्स बॉन्ड बना दिया उन्होंने शहजाद। अच्छा, नंबर 1। दूसरा वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब के और वजीर आजम साहब इमरान खान साहब, उनके कहने पर शहबाज शरीफ के साथ ये सलूक हो रहा है। मुझे बताया उसामा साहब, इमरान खान साहब के पास सिर्फ यही इशू रह गया शहबाज शरीफ वाला। ठीक है, नैब के अंदर वो पड़े हुए हैं, वो जिस तरह रहे हैं, ऑलरेडी उनको नैब ने बताया कि जनाब हमने हवालात में नहीं रखा, हमने तो बाकायदा उनको एक बड़े कमरे में रखा हुआ है, हवालात में नहीं रखा। तमाम उनको देखे, वो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी जो है मेरी वो भी कंटिन्यू करवाई जाए, कुर्सी मेरी जो आरामदेह है वो भी मंगवा ली जाए। तो वो तो नैब ऑलरेडी उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है। तो जब घर से खाना आ सकता है तो कुर्सी घर से फिर मंगवाने दें। थेरेपी के लिए वो कह रहे हैं कि मेरी थेरेपी होनी चाहिए, उसके लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट उनको चाहिए, वो अपना खर्चा ही देंगे। तो ये सारा, खैर अदालत ने अब कहा है कि जी आप तहरीरी दरखास्त दें। ये जो बात हुई आज काबीना में, बड़ी नोक-झोंक हुई। मुराद सईद साहब ने कहा कि जी नदीम बाबर साहब, उमर यूब साहब, ये जो गैस और बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। यानी साफ कह दिया गया। शेख रशीद साहब की इमरान खान ने तारीफ कर दी कि जी सबसे अच्छी कारकर्दगी इनकी है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी महंगाई इतनी हो गई है, इसको कंट्रोल करें। तो इमरान खान साहब, यानी वहां पर ज्यादा कोई अपोजिशन के हवाले से बात नहीं हुई। कहा ही जा रहा था कि स्ट्रेटजी तय होगी, करना क्या है, मगर सब बात जो हुई है वो महंगाई को कंट्रोल करने की हुई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा। वक्त यह आ गया है कि अब वज़ीर आज़म यानी प्राइस कंट्रोल कमेटियां गई, चीफ सेक्रेटरी गए, वज़राए आला, पूरी अफसरशाही, वज़ीर आज़म कह रहा है जी अब मैं खुद कंट्रोल करूंगा, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। तो अब कोई महंगाई को किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। दवाइयों का किस्सा छिड़ा गया, अगर दवाइयाँ महंगी होती चली जा रही हैं। गंदम का मामला अभी मैं देख रहा था, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब कह रहे हैं जी गंदम दरामद मजीद की जा रही है, और चूँकि फसलें तबाह हो गई, बारिश इतनी ज़्यादा हुई। तो जब फसलें तबाह हो रही थी तो उस वक्त कोई नहीं इनको बताता। ब्यूरोक्रेट जिनका काम है, जो ज़राअत का महकमा है, वो सो रहा होता है कि जनाब इस साल गंदम जो है कम होगी। कब आपने ऑर्डर्स प्लेस किए, कब वो जहाज़ वहाँ पर गए, फिर वो गंदम लेकर आए, वो पहुँचेगी मार्केट में,
तब तक तो खुद शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में गंदम और महंगी हो जाएगी। उसामा साहब, अब ये बात तो तय है और कंसेंसस है और पूरी हुकूमत को इस चीज़ का अदराक वज़ीर-ए-आज़म साहब को और वज़रा को हो गया है। जिस तरह आपने बताया कि एजेंडे के अंदर आज मेन आइटम यही थी कि महंगाई जो है उसने अवाम का जीना दुभर कर दिया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से जब ये लोग इंडिविजुअल मिलते हैं, वज़रा या अरकान असम्बली या सेंटर्स, वो बाकायदा बताते हैं कि जनाब अगर ये सूरत हाल रही और जिस तरह अपोजिशन का एहतजाज है, कल को इलेक्शन में अगर यही सूरत हाल रही तो हम तो जाके हलकों में जा नहीं सकते। महंगाई जो है जितनी मर्जी आप इंडिकेटर बेहतर कर लें, जितना मर्जी आप माइक्रो या जो भी आप उसको कर रहे हैं कि जनाब हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो कहते हैं अवाम जो है उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, अवाम को गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी और ऑयल वो महंगे हो गए। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हर जो गरीब आदमी या आम आदमी जो है उसका इससे वास्ता पड़ता है और वो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं जी। यानी उनकी महंगाई से कमर टूट गई है। इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अब इस चीज़ को अब सीरियस लेना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे उस पे निकल के अब हुकूमत जो है आहिस्ता आहिस्ता, इमरान खान साहब का जो फोकस है अब वो जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं इसको मॉनिटर करूंगा, अब आप देखेंगे चंद माह तक, चंद माह, जाहिर बात है चंद दिन में, ये चंद घंटों में तो ये काम नहीं हो सकता, 2 साल में तो वो ठीक कर नहीं सके, तो चंद माह तक ये कोशिश उनकी अगर वो इस तरह के वाकई सिंसियर एफर्ट करेंगे। और आखिर में मुझे और साथ में जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो है बड़ा क्रैकडाउन होगा। अब वो कौन से जखीरा अंदोज है, कब क्रैकडाउन होगा, ये तो इस तरह की। साहब आखिर में सिर्फ ये जो वबा का खतरा है, सिंध के वज़ीर आला खुद मानते हैं, बार बार कहते हैं, 2 सीनियर मेंबरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तो फिर ये किस तरह से बसें भरकर सिंध से लाएंगे, कराची में 18 को जलसा करेंगे, अभी ये 16 को कह रहे हैं, मनीम साहब कह रही है जी इसकी आड़ में हुकूमत छुपे ना, तो ये किसी को कोई एहसास नहीं है। यानी शादी हॉल्स पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, आप स्कूल्स पर पाबंदी लगा रहे हैं कि एक दिन जो बच्चा आएगा अगले दिन नहीं आएगा, ये इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जलसे जुलूस आप करें, कौन वहां पर फॉलो करेगा एसओपीज को, किस तरह से फॉलो होंगे? यही हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप बात करते हैं एसओपी के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने की बात करते हैं और वफाकी हुकूमत से गिला भी करते हैं कि जनाब सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन के भी आप खिलाफ हैं। दूसरी तरफ जलसे जुलूस और जो रैलियां हैं उनके जो कारकुन है वो तो कोरोना फैलाने का बायस नहीं बनेंगे, लेकिन जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे या जो शादी हाल में जो लोगों की शादियां हैं उनसे कोरोना फैल जाएगा। ये अजीब ही मंतक है, मुझे तो इसकी समझ। अच्छा, एक ये खबर बहुत बड़ी बन गई, रोजवेल्ट होटल जो अमेरिका में है, एक पाकिस्तान का असासा और पीआईए की पाकिस्तान की मलकियत, अब यह हाल हुआ है कि उसको बंद करने में आफियत जानी गई, वो होटल ही बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर चलाएं तो फिर उस पर खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है और उस खसारा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा बेहतर यह है कि बंद कर दिया जाए। इतना महंगा होटल, अब ये कहा जा रहा है ये बेचना भी नहीं है। चेयरमैन साहब ने चेयरमैन नैब ने नोटिस भी ले लिया उसका कि जी ये किस तरह ये खसारे में गया, तो फिर वो अपोजिशन कहेगी जी अब ये तो हमारे ऊपर तलवार आ जाएगी क्योंकि ये कोई पिछले 2.5 साल में खसारे में नहीं गया, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। उसामा साहब, ये होटल 2018 तक तो मुनाफे में था, 2018 के बाद ये खसारे में गया। 19 करोड़ डॉलर इसके ऊपर, 16 करोड़ डॉलर का कर्जा था और 10 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी करना अभी बाकी है। अब मामला ये है कि ये होटल बहुत बड़ा होटल है और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन जो उनका मेन जो मरकजी इलाका है वहाँ पे पूरे एक ब्लॉक के ऊपर मुहित है और तकरीबन इसके गालबन मैं अगर गलत नहीं तो 100 के करीब 19 मंजिला इमारत है और 100% शेयर जो जिस तरह 43,313 स्क्वायर फुट है। अब मामला इसकी जो रकबा है, अब हुकूमत ने इसका हल ये निकाला है क्योंकि वज़ीर आबादी ने उसकी फ़रोख्त की तरदीद कर दी। हुकूमत ने इसका हल ये निकाला है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कहा गया है कि वो जो आपने जो जेपी मॉर्गन जो अमेरिकन बैंक है उससे जो कर्जा लिया है वो नेशनल बैंक जो है उसको अडॉप्ट कर ले और नेशनल बैंक उस बैंक के साथ डील करे, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ी अटैम्प्ट हो चुकी है उसामा साहब जी। ये होटल बाकायदा आलमोस्ट टेक ओवर कर लिया गया था, डिफ़ॉल्ट जब इसने किया जब कोविड में,
तो एक कंपनी जो है उसने इसको टेक ओवर करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी कर ली गई थी, जो हुकूमत और सफारतखाने ने कि बर वक्त मदाखलत से वो नाकाम हुई है। यही खबरें आ रही थी कि ये इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं ना, खसारा जाहिर करके किसी को बंद किया जाए, मकसद ये होता है कि किसी ना किसी को नवाजना, अपने किसी साथी को सारा कुछ ऑपोजिशन पर जाएगा कि जी ये तो 2-2.5 साल में तो ये खसारा नहीं, आज से नहीं हो गया, ये तो 2018 से पहले ही हालात खराब थे। नहीं, 2018 से पहले हालात खराब नहीं बनता है कि 2018 तक ये होटल मुनाफे में था, तो फिर 2018 के बाद तो हुकूमत पीटीआई कि इसको आप अपोजिशन के साथ नथी नहीं कर सकते। हर चीज़ को मतलब ये एक जो वतीरा बन गया ना, ये बात भी गलत है। तो अब मामला ये है कि हुकूमत अब तरदीद तो कर रही है, लेकिन ये एक मनसूबाबंदी थी, इसको बेचना मकसूद था, अपने लोगों को नवाजना था। बहुत सारी चीजें जब तो मीडिया क्या किया जा सकता है, आया, इसको लीज पर देना चाहिए, बंद रखने का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये आप कह देंगे जी हम और खसारे से निकलने के लिए हमने कहा, पीआईए ने ये भी कहा है कि जनाब सारी इसकी रकम जो है यकमुश्त अदा कर दी जाए, ताकि जो हम इसका सूद की अदायगी में बहुत सारी रकम खर्च करते हैं, अगर वो सारी रकम यकमुश्त अदा हो जाए तो उससे ये है कि फिर होटल को कोई खसारा नहीं है, फिर वो मुनाफा बख्श एक इदारा बन सकता है। सर अब ये तो हुकूमत ने सोचना है, अगर उतने ठहर ही नहीं रहे, वहाँ अमेरिका में फिर वबा है तो लोग आएंगे नहीं, वो फिर खसारे में चला जाएगा। लेकिन सूद तो पड़ता रहेगा ना, उसके ऊपर तो लायबिलिटी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली एक दिन ये भी फिर आ जाएगा कि होटल की कीमत से ज्यादा तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। तो ये चीजें भी देखनी है कि वो जो लायबिलिटी है उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। तो अब नेशनल बैंक जो है उसको अडॉप्ट करता है तो फिर भी अल्टीमेटली वो लायबिलिटी तो है। तो काफी साल के बाद पीआईए काफी साल के बाद खसारे से निकल आया है और अरबों रुपए का उसने मुनाफा कमाया है पिछले साल में, मगर मसला ये है कि वो इतना ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है कि बाजार अगर एक साल आप मुनाफा भी कमा रहे हैं तो 60-70 अरब रुपए का जो कर्ज चढ़ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। मुनाफा कमा के भी आप ना वो कर्ज उतार पा रहे हैं, ना मामला आगे चलाए जा रहे हैं। कि इतना ही होता कि चले इसके ही खसारे पीआईए पूरे कर लेता, पीआईए खुद खसारे में है। और अब अगर इसको लीज पर दिया जाता है या बेचने का है, प्राइवेटाइज करने का, वो भी फिर हर दफा सियासत की नजर हो जाता है। क्योंकि यही हुकूमत जब नून लीग करती थी प्राइवेटाइजेशन, कहती थी प्राइवेटाइज ये असासे बेचे जा रहे हैं मुल्क के, ये क्या किया जा रहा है। तो अलग बात है कि इसहाक डार साहब ने गिरवी बड़ा कुछ रख दिया हमारे एयरपोर्ट से लेके मोटरवेज और पता नहीं क्या कुछ, तो उस वक्त हुकूमत तनकीद करती थी। अब यही वजह है कि हुकूमत फंस चुकी है कि ये भी प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही। स्टील मिल का आप देख लें, वहीं का वही हाल, रेलवे का देख लें, पीआईए का देख लें, बापडा का देख लें, यूटिलिटी स्टोर्स का आप देख लें, कोई एक चीज, कोई एक सरकारी इदारा मुझे दिखा दें जो प्रॉफिट में जा रहा हो। यानी तकरीबन सालाना एक तरह से 500 अरब रुपया तो हमारा इन्हीं नुकसानात में चला जाता है। बिल्कुल उसामा साहब, एक थोड़ी सी मैं खबर आपको दे रहा हूँ। जी जी, ये जो तहरीकें चल रही हैं और ये आगे इसका आउटकम क्या निकलेगा। जरूर। अब मामला ये, एक तो मैं जिस तरह कल बताया वो बात पूरी नहीं हो सकी। आसिफ जरदारी साहब अभी बाहर चले जाएंगे। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब की बीमार हैं, जारी बात है, डॉक्टर उनको सजेस्ट करेंगे और फिर डॉक्टर ही की ख्वाहिश होगी, डॉक्टर की अप्रूवल होगी, आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर्स की। जी जी। तो फिर उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक ही सिक्के के दो रुख, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। हाँ। उसके बाद जब आसिफ जरदारी साहब बाहर चले जाएंगे और फजलुर रहमान साहब को मैंने कहा कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तीसरी चीज़, जो मामलात हैं पंजाब और केपी के की यानी जो सरहद है जी, वहाँ से एक बंदा पकड़ा गया, उसके पास कंसाइनमेंट थी तकरीबन 8 करोड़ का माल पकड़ा गया। अब वो जो कंसाइनमेंट थी, इससे पहले वो जिसके लिए काम करता है और जिसके लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अच्छा, वो एक इंतहाई अहम सियासी भी उनको कह सकते हैं और मजहबी भी शख्सियत है, जिनके लिए वो बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो शख्स। उसके ऊपर हाथ डलना, उसके ऊपर हाथ डलना, जो पकड़ा गया है। हाँ जी, उसकी माल पकड़ा गया, कंसाइनमेंट पकड़ी गई, सारी कार्रवाई हुई। तो ये भी एक पहली दफ़ा हुआ है माजी में इस तरह की गैर मामूली कार्रवाई उस शख्सियत के किसी फ्रंटमैन या बंदे के खिलाफ कभी आप सोच नहीं सकते थे। जब जरदारी साहब बाहर चले जाएंगे तो फजलुर रहमान साहब जो है उनके ऊपर भी जिस तरीके से मुख्तलिफ इशूज़ हैं, फजलुर रहमान साहब के अंदर वो अग्रेसिव वो चीज़ें जो है नज़र आपको नहीं आएंगी। चंद दिन बाद आप देखेंगे फजलुर रहमान साहब बदले बदले नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी का एजाज एहसन साहब का बयान भी आपने देख लिया कि उनका ना हमें नवाज के ऊपर इतबार है,
और फजलुर रहमान साहब का जो मजहबी कार्ड है और वो चीज़ें जो है उस वजह से हम उससे डिसऑन हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ही बयान दे चुके हैं। नहीं, बिलावल साहब आ तो रहे हैं, वो आ तो रहे हैं, तो आ रहे वो हैं। आ रहे हैं अपनी पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिवाइवल के लिए। साहब आज ये भी कमाल हुआ, राणा सनाउल्लाह और कमर उस्मान कायरा साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिवाइवल के लिए आ रहे हैं, जिस तरह पहले उन्होंने किए इलेक्शन से पहले भी। वो पीडीएम को सपोर्ट के लिए, नून लीग की सपोर्ट के लिए नहीं। इनको कोई बंदा नहीं मिला, टिकट ले लेके फिरती रही पीपल्स पार्टी, कोई बंदा नहीं मिलता था कि टिकट ले ले। तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। जब्त हो गई, उल्टा खर्चा इतना पड़ गया कि आपने क्यों इतने तो बहरहाल आने वाले दिनों में पैसे आप जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वो भी जब्त हो गए। आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि ये जो तारीख है ना, ये जो मोबिलाइजेशन की तारीख है, मुल्तान में तो कल 500 बंदा था टोटल। ये जो मोबिलाइजेशन की तारीख है अपोजिशन की और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के अंदर, ये नाकाम आपको हो जाएगी, नज़र आ जाएगी। इसके अंदर चूँकि बहुत सारी पार्टीज जो हैं एएनपी के तहफ़्ज़ात आ चुके। अच्छा, और फिर जो रोटेशनल बात है 3 माह तक मौलाना फजलुर रहमान साहब, उसके बाद 3 महीने के लिए और पार्टी का, तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से ये आगे मामला चलेगा ही नहीं। अब ये पहले 3 माह के अंदर ही इस गुब्बारे से, हालांकि सबसे ज़्यादा तो अग्रेसिव मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना। जी जी। तो नहीं, अब मरियम साहब सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो गई, तो फजलुर रहमान साहब भी कंधा अपना निकाल लेंगे। शिबली फराज साहब ने भी कह दिया है कि पहले भी इन्होंने दोनों ने मौलाना को यूज किया, इस्तेमाल किया, अब फिर कर रहे हैं। लेकिन अभी तो है, अभी जो गुजरावाला में है ये तो सारा कुछ नून लीग ने लीड करना है। जिस तरह से इसके बाद कराची है तो वहाँ पीपल्स पार्टी, उसके बाद फिर जब कोयटा की बारी आएगी तो वहाँ असल फजलुर रहमान साहब ने रंग दिखाना है। तो अभी तो काफ़ी इम्तिहान है। अभी नवंबर आ रहा है, उसमें भी जलसे हो रहे हैं, मुल्तान की बारी भी आनी है, फिर दिसंबर तक मामला जा रहा है और जनवरी से पहले तो हुकूमत गिर रही है। मरियम साहब ने कह दिया। मुझे ये बताएं, पहले बिलावल साहब ने कहा कि हुकूमत में गिरा दूं जब चाहूँ। 1 लाख जनवरी में मरियम साहबा ने कहा कि हुकूमत जा रही है। जी जी। मुझे ये बताएं, जो जनवरी से पहले ही, जनवरी से पहले इनको किसने को मिस कॉल दे दिया है, किसने को टेक्स्ट मार दिया है कि हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत जाने के लिए क्या चीज़ें हैं? हुकूमत जाने के लिए या तो आप अदम एतमाद लाएं, आप इस्तीफे भी नहीं देंगे, इस्तीफे अगर दे भी देंगे तो उससे भी पीपल्स पार्टी आपके साथ एग्री नहीं करेगी। इवन के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कौन से इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं? नहीं, उनके बेटे अभी तक हैं असेंबली में। तो मामला ये है कि ये सारी चीजें ऐसी ही चलेंगी। अच्छा, हाँ, चलें सर, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद भारत के एक चैनल को मोईद यूसुफ साहब ने, जो मुशीर हैं कौमी सलामती के वज़ीर आज़म के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने सबूत हासिल कर लिए हैं कि APS पर हमले का मास्टरमाइंड भारत से राब्ते में था जब ये हमला हो रहा था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी अहम बातें कही हैं। ब्रेक के बाद बताएं। अब पता चला, अब पता चला 5 हिस्सा देखिए। नहीं जी, फारूक अब्दुल्ला, ये साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर के, ये कठपुतली रहे के लिए। तो असद खरल साहब, अब ये एक तो ये बात कही गई है मोईद यूसुफ की तरफ से कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात का पैगाम भेजा है भारत ने। अब याद आ रहा है भारत को, और पाकिस्तान ने शराइत रख दी है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को शामिल किए बगैर अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बिल्कुल, उनका कहा कि 2 मसले हैं, एक है दहशतगर्दी का और दूसरा है कश्मीर का। यानी पहला कश्मीर का और दूसरा दहशतगर्दी है, क्योंकि हम तो हमेशा पाकिस्तान की शारक बानी पाकिस्तान ने जब कहा, और UN और सारी जगहों पे ये रिकगनाइज चीज़ है। अब उन्होंने जिस तरह बातें की हैं, उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि जिस तरह सानिया APS है उसके अंदर बाकायदा उसको स्पॉन्सर किया इंडिया ने,
फिर दहशत गर्दी की पाकिस्तान में जो हो रही है उस हवाले से भारत इन्वॉल्व है, फिर उसके हवाले से माली मामलन जो हो रही है उस हवाले से उनका हमारे पास सबूत हैं, फिर जो साना APS का मास्टर माइंड है उसकी TTP जो कमांडर है 8 काले हैं हमले से पहले, भारतीय राह एजेंसी जो है उसके हवाले से बकायदा सबूत मौजूद है। फिर हमसाया मुल्क के अंदर जो हैंडलर है वहाँ पे इंटेलिजेंस हैंडलर जो है 2 बरस से गुज़श्ता 2 बरस से उन्होंने कहा कि वो वहाँ बैठ के दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर करवा रहे हैं, चीनी कौंसिल खाने पर हमला हुआ, स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ, गवादर में होटल पर हमला हुआ, होटल पर हमला जो हुआ और उसके अंदर भी इलाज करवाता रहा है। BLA जो इंटरनेशनली माना गया है कि दहशतगर्द तंजीम है, अब तो कौम मुत्तहिदा में मान उसका इंडिया के हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो रहा है। तो अब मामला ये है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये राह के अफसरान जो है उनकी निगरानी के अंदर जो अफगानिस्तान में बैठकर जो कश्मीर के हवाले से जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की उनका हमारे पास एविडेंस है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान नहीं चाहता किसी किस्म की जारियत। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, ना वो ये किसी को इजाज़त देता है कि वो अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे। भारत ना सिर्फ अपनी जमीन इस्तेमाल कर रहा है, अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्द अब भारत में हैं और वहाँ से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। और अभी हाल ही में TTP जो वो भी कल अदम पूरी दुनिया में उसको जम करवाया बाकी दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो यहाँ पर भारत में ट्रेन कर करके जो अफगानिस्तान भेजे गए हैं दाइश का। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। $10 लाख मोदी यूसुफ साहब ने कहा है। अच्छा, वो रिपोर्ट भी पाकिस्तान के पास आ गई है, सलाम है पाकिस्तान की एजेंसीज को। $10 लाख उसमें दिए हैं भारत ने, रॉ ने, उनको आपस में मिलाने के लिए कि अब TTP को और मजबूत किया जाए क्योंकि कमज़ोर हो रही थी। तो अब जनाब बाकी दहशतगर्द में मिलकर काम करो जी पाकिस्तान के खिलाफ। मामला ये है कि फिर मुज़ाकरात की बात और तो इससे उनसे कुछ बन नहीं पड़ता। अपने मुल्क के अंदर उनके जो गुर्बत की हालत है, जो वहाँ पे बेरोज़गारी है, जो वहाँ पे जिस तरह की कसम पुरसी की ज़िंदगी लोग बसर कर रहे हैं, कभी वो जहाज खरीदते हैं, कभी वो गोले और टैंक और पता नहीं क्या क्या असला बारूद खरीद रहे हैं, लेकिन वहाँ की आवाम की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 8 लाख फ़ौज जिन्होंने तैनात किया उस पर आपको पता कितने अखराजात आते हैं। जब आप फ़ौज कशी करते हैं किसी भी इलाके के अंदर, मोबिलाइजेशन फ़ौज की होती है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनके बढ़ जाते हैं। फिर इंडिया के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के नाक में दम किया हुआ है, जिस तरह इंतहा पसंद हिंदू जो है दंदना रहे हैं, वहाँ पर रियासतों के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनको कुचला किस तरह जा रहा है और उनके जो राइट्स हैं उनको किस तरह सलब किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो कुछ बन नहीं पाता। अब वो कभी BLA को जरिए कोई कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए कभी वो दहशतगर्दी करवाते हैं। ईरान से बैठ के 4 बार जो उन्होंने यूज़ किया वो उनका नेटवर्क पकड़ा गया आपके सामने। कभी अफगानिस्तान की सरजमीन के ज़रिए वो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, इंटेलिजेंस के ज़रिए, दहशतगर्दों के ज़रिए वहाँ से माली मामलत की जाती है, उनसे हैंडलिंग वहाँ बैठ के की जाती है। अफगानिस्तान कौंसल खाने जो है कितने खुले वो भी आपने देखा, जिस तरह अभी TTP की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो तो भारत इस तरह के मजमून भारत का मुज़ाकरात की पेशकश करना, भारत तो खुद कहता था जी हमने करने ही नहीं, बस ठीक है कब्जा हमने कर लिया हुआ है मकबूजा कश्मीर पर, अब उसको हमने अपने आइन के तहत उसको और भी साथ मिला लिया है, कुछ नहीं होता, दुनिया कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अब इसका मतलब है कि वो हालात कंट्रोल उसामा साहब ये कभी भी सस्टेन नहीं रख सकते। जबर से, जुल्म से, फौज कशी से आप लोगों के जो आरा है, लोगों के ज़मीर जो है उनके ऊपर पैरा नहीं बिठा सकते। कब तक आप उनके ऊपर जुल्म करेंगे? नेट बंद है, ज़राए ब्लॉक बंद है, आप बाहर से किसी को जाने नहीं देते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि जी हमें इतना धमकाया गया, इतना हिरासा किया गया कि हम अपने दफ्तर ही बंद करें। ये सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन वो आवाज़ें उस तरह दब नहीं पा रही हैं। आखिर कब तक? दुनिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट हो ही जाता है। ये सब कुछ करने के बावजूद रोज़ाना नौजवानों को शहीद किया जाता है और आम शहरियों को शहीद कर देते हैं। पता नहीं उन्होंने सोचा हुआ है अपने आगे आकाओं को ये रिपोर्ट पहुंचानी होती है कि हमने इतने मार दिए। खुद कहते हैं जी ये कोई 150 के करीब जनाब ये अस्करियत पसंद है जी, ये मुजाहिदीन बस 150 के करीब हैं। तो जब से ये हुआ उसामा साहब 8 लाख फौज वहां पे मौजूद है। मुझे बताएं आज तक भारत एक भी ऐसा कोई एविडेंस दिखा सका हो या सबूत दिखा सका हो जिसमें वो बताए कि जनाब ये मुसल्ला दहशतगर्द हमने मारा है, ये मुसल्ला
वो तो नहते हैं। जी जी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय लाठियों और पत्थरों के। जाकर पता नहीं उनकी जो मैयतें हैं, लाशें, उनके साथ क्या करते हैं। अब तो वो हवाले भी नहीं की जाती हैं घर वालों। तो मामला ये है कि पूरी दुनिया देख रही है। आप कहते हैं कि जी हमने मार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की कि ये भारत इतना ज्यादा जुल्म और जबर की बात देखे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा इदारा जो आलमी इंसानी हकूक की तंजीम है, उसके लोगों को इतना हिरासा किया, वहाँ पे छापे मारे, उनको हिरास किया गया। अल्टीमेटली वो मजबूर हो गया अपने दफातर बंद करने। मकसद क्या था कि पूरी दुनिया को जो मजालम है भारत के, वो किसी तरीके से ना पहुँचे। लेकिन जब आप जुल्म करेंगे, इस तरह की बर्बरियत करेंगे, तो वाकयात छुप तो नहीं सके, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से। अच्छा, अब तो बाहर पहुंच पाकिस्तान के पास सबूत है असद खरल साहब, ये पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की, अक़वाम मुत्तहिदा में बिजनेसमैन अपने आप को जाहिर करता है, अफगानिस्तान में कह रहा है कि जी ये दहशतगर्द है, उस मूव को रुकवाया गया। जाहिर है फिर अमेरिका और दीगर ताकतें भारत के करीब हैं। लेकिन अब ये सबूत क्या आपको लगता है वक्त आने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेंगे? क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है कि ये भी नहीं आपने दिखाना कि हमने कैसे हासिल किए, किस तरह से आ गए, क्या कुछ आप पता कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप कैसे रोकेंगे जब उनको पता चल जाएगा, कोई और जरिया फिर करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आलमी सतह पर इस मामले को उठाया जाएगा? बिल्कुल, ये जो हुकूमती पॉलिसी है और जो कौमी सलामती के मशीर ने जो बातें की हैं, यकीनन जब भी इमरान खान साहब यूएनओ के प्लेटफार्म पे सिक्योरिटी जो कौंसिल के इजलास है जब जाएंगे, तो वो चीज़ें पहले भी हमने रखी हैं, अब भी हम रखेंगे सामने। वो अलहदा बात है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त कुलभूषण जाधव का मामला दानिस्ता जो है वहाँ पे वो एक हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने नहीं रखा। अच्छा, आज भी ये जो इंटरव्यू हमने दिखाया, इसमें भी कुलभूषण यादव के हवाले से बहुत सवाल किए, नहीं देखें। और ये करण थापर जिसने इंटरव्यू किया, यही वो शख्स है जिसने खुद कहा कि मैंने बड़ा पूछा इसके पासपोर्ट का, ये क्या चक्कर, 2 पासपोर्ट सामने आ गए, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं दिया गया। उसको जाली पासपोर्ट भारत ने जिस तरह बनाकर दिए हुए थे, उसका नाम बदल के सारा कुछ, ये पकड़ा गया। अब वो कह रहे हैं जी उसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया जाए, उसको जिससे मर्जी हम मिलने दें। ऐसे कैसे हो सकता है जिससे मर्जी मिलने दें? कहते हैं जी यहाँ से आएगा जी वकील, भारत से आएगा। ना हमारा कानून उसकी इजाज़त देता है, ना आईनी इजाज़त देता है कि अब एक जासूस है, दहशतगर्द है, कि जनाब वो भारत कह रहा है जो चाहे हम उसको करते रहें, जिस तरह चाहें उसको। जब कहते हैं आकर मिल लो, फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाते हैं कि जी ये नहीं था जी, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये जगह मुनासिब नहीं है। क्या चाहते हैं? देखिए, भारत एक ऐसी मिसाल दे देगी कि हमारा कोई जासूस उन्हें पकड़ा हो, उसकी फैमिली को एक्सेस दी गई हो, उसको कौंसलर एक्सेस दी गई हो, या उसको इस तरह की मराद दी गई हो कि वो खुद बोले टीवी पे आके कि जनाब मुझे सहूलतें तमाम हर किस्म की जो मेरे मुझे दी हैं, मुझे कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर बात है जो उनका जुर्म है वो तो सज़ा उसमें होगी, लेकिन वो खुद कह रहे हैं उनकी फैमिली को बुलाया गया, उनको मिलवाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो भारत है उसकी जानब से भी देख लें और पाकिस्तान का रवैया तो जो बेचारे पकड़े जाते हैं गलती से, अगर कोई क्रॉस कर जाता है समुद्री, बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक नहीं होता, बेचारों को वहाँ पे जो उनके साथ जिल्लत में। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आखिरकार जो बहुत बड़ी खबर बनी, आबिद मलिक पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। कब सज़ा होगी? क्या अब सिस्टम बेहतर है? हम समझें वाकई इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलेगा और वक्त पर इसको सज़ा हो जाएगी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। मोटरवे केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक गिरफ्तार हो गया है। आईजी पंजाब ने इस हवाले से बताया और इसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। सारी वारदात बताई है कि किस तरह अपने साथी के साथ वहाँ पर ये वारदात के लिए गया और एक इनका और साथी वो वहाँ से पहले ही वापस चला गया। इन्होंने 2-3 ट्रॉली वालों को भी लूटा और उसके बाद फिर गाड़ी के इंडिकेटर्स देखे तो वहाँ इन्होंने जब अंदर खातून को देखा उससे बाहर निकलने का कहा और जब वो बाहर नहीं निकली उसके बच्चों को ले गए, उसको लूटा और फिर बच्चों के पीछे जब वो गई तो आगे बोलने में भी मुश्किल होती है। बहरहाल ये गिरफ्तार हो गया है और अब शनाख्त परेड के लिए इसको जेल भिजवा दिया गया है। इसने भी बताया कि 1 महीने ये मुख्तलिफ शहरों में बिता रहा और किस तरह ये एक आंख मिचोली का खेल रहा। कई दफ़ा पुलिस के करीब गई, इसको पकड़ नहीं सकी, फिर इसने अपने साले के फ़ोन के ज़रिए अपनी बीवी और अपने वालिद से रब्ता करने की कोशिश की, वहाँ से कुछ इसको ट्रेस करने की कोशिश हुई और फिर ये अपने वालिद के घर जब आया तो वहाँ पर पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। असद खरल साहब, एक तो ये चीज़ हुई कि ये 1 महीना जिस कर्ब में गुजारा है पूरी कौम ने, एक खौफ था कि ये गिरफ़्तार होगा नहीं होगा, इस तरह की बातें, अब गिरफ़्तार हो गया। आगे आप समझते हैं कि अब इसको सज़ा नंबर 1 होगी? क्योंकि माजी में ये ज़मानतों पर रिहा होता रहा है, ये अब भी इस वारदात से 1 महीना पहले ये ज़मानत पर रिहा हुआ था।
अब ये तो मुझे लगता है कि अब इतना नहीं हो सकता, हमारा निज़ाम इतना बिल्कुल तबाह नहीं हो गया। अब मैं और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तबाह तो शायद हो ही गया हुआ है, लेकिन बहरहाल इतना भी अब नहीं अंधेरा मचा कि ये इस केस में भी बच जाए। मगर सज़ा कब तक होगी और क्या होगी? देखिए, ये केस चूँकि एक लाइमलाइट पे है, पूरी कौम इसको देख रही है, मैं समझता हूँ कि इस केस का जल्द से जल्द फैसला भी होगा और इसमें मुलज़म सज़ा भी होगी, क्योंकि ये बड़ा 2+2=4 का केस है। एक ऑलरेडी उसका साथी गिरफ़्तार हो चुका है, ये मुलज़म जो है गिरफ़्तार हो गया है। शनाख्त परेड के बाद अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ज़्यादती इज्तिमाई जो है वो प्रूव्ड है, डकैती जो है वो ऑलरेडी सारा जो वाक़या हुआ वो भी रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी कहा है कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर भी काफ़ी यानी ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी किस्म का कोई लूप होल ना रह जाए, और अदालत में जब इस केस का ट्रायल हो तो मुलज़म को जो भी मैक्सिमम इस जुर्म की सज़ा है वो दी जा सके। अब मामला ये है कि ये इज्तिमाई ज़्यादती का जो कानून है अभी तक पाकिस्तान में, उसमें फांसी वगैरह तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने हाल ही में जो इज्तिमाई ज़्यादती के मुलज़मान हैं उनके लिए फांसी का कानून जो है वो पास कर दिया है। अब इमरान खान साहब ने, फैसल वाडा ने वो जो बात की थी कि जनाब कसम उठाई और वादे किए जनाब कि हम जो इस तरह के वाक़यात में उनके ख़िलाफ़ सज़ा इनांस की जाएगी, उसके हवाले से जो नामर्द बनाने के हवाले से लेजिस्लेशन होगी, मेरा ख्याल है वो तो ज़बानी जमा खर्ची साबित हुए हैं। लेकिन इस केस में जिस तरह ज़ैनब कत्ल, रेप और कत्ल जो केस था, उसके अंदर आप देखा है आपने कि जब हुकूमत अगर सीरियस हो, उस केस की प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट अगर सीरियस तरीके से पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के इदारे करेंगे तो यकीनन मुलज़म का सज़ा से बच निकलना अभी वो जो 2.5 साल की बच्ची के साथ हुआ ज़्यादती के बाद कत्ल का, वो भी कहा जा रहा है कि मुलज़िम उसमें गिरफ्तार हुआ है, और ये भी कि जी वो ढूंढने में भी साथ साथ था पुलिस के, और देखें ये रिपोर्ट करने वाला भी वो बाला मिस्त्री ने इसको इन्फॉर्म किया कि आपकी खबर टीवी पे आ गई है, तस्वीरें चल रही हैं, जिसका तो साथी इस वजह से वो साथी जो है चूंकि इनकी फैमिली को भी छोड़ दिया गया। साहब एक चीज़ जो इस केस से, वो केस मुख्तलिफ है, मगर जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उस पर सवाल निशान है। मौलाना आदिल का कत्ल होता है, उनको शहीद किया गया कराची में, उनका ख़ानदान कह रहा है जी हमने तो इसमें मुद्दई नहीं बनना। तो अदम तहफ़्फ़ुज़ है ना इस सिस्टम के ऊपर कि वो फैमिली क्यों नहीं पर्चा करा रही, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल तो स्टेट की मुद्दई आउटकम, रियासत की, हाँ जी, लेकिन वो तो एसएचओ को मुद्दई बनना पड़ा। दुख की बात है कि वो यानी वो फैमिली एक तो पहले ही परेशान और उनके इतने प्यारे इस दुनिया से चले गए, अब इस केस में भी क्या वो खातून को ही मुद्दई बनना पड़ेगा, उसी को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? ये कब तक ये होता रहेगा? पहले भी इसी तरह छूटता रहा है, पहले भी इसी तरह है। सोसाइटी के ऊपर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद, ये एक अलमिया है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक अनारकी की तरफ मुल्क और माशरे चले जाते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाए कि आप कानून नाफज करने वाले इदारों पे, अदालतों से आपका एतमाद उठ जाए, तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इस खातून को भी आपने देखा जिस तरीके से बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया, कायल किया गया कि आप शनाख्त परेड करें, आप इसका केस के अंदर जो भी एविडेंस जहाँ पे आपकी ज़रूरत है तो जिस पर उन्होंने तामन अपने की यकीनदानी कराई है, तो मैं समझता हूँ उनकी जानिब से भी डिससेटिस्फेक्शन इस सिस्टम के ऊपर, या जो कराची के जो मौलाना आदिल साहब जो है उनके जो लोहाकीन की जानिब से मुकदमा की 48 घंटे दिए हैं कि जी इनको गिरफ्तार किया जाए, फुटेज मौजूद है, लेकिन तकी उस्मानी साहब पर भी इस तरह से हमला हुआ था, उसका आज तक नहीं पता चल सका, कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकी, और वो उसमें अगर कुछ हो जाता, गिरफ्तारी हो जाती, और ये भी अंदेशा है कि ग्रोह सेम ही है, तो शायद यही ग्रोह हो अगर है तो फिर ये पकड़े जाते अगर पहले ये ना होता। ये आबिद मल्ही वाला मामला है कि ये भी पहले केसेस में अगर जब ये गिरफ्तार हुआ इसको सज़ा हो जाती, आज तक तो ये जेल से बाहर ही ना होता, बल्कि अगले कुछ 10-20 साल तक ये जेल में रहता, जिस तरह के इसने पहले इज्तिमाई ज़्यादती के ये मुर्तकब हुआ है और डाके डाले हुए हैं इसने। तो हमारा तो ये मसला है कि होता ही नहीं जब तक कि कोई वो करते करते, पहले वो चोरी चकारी से शुरू होता है मोबाइल, फिर वो स्नैचिंग की तरफ आया, फिर डाके, और फिर करते करते कत्ल पर, तो जब वो हाईलाइट हो जाता है, इतना बड़ा वो दरिंदा बन जाता है, उसके बाद ही कुछ हो पाता है। देखिए, अगर उसको पहले सज़ा मिल जाती उसके जराइम की तो इस हद तक वो ना पहुंचता। जब उसको पता चल गया कि इतने बड़े जराइम करके भी मैं बच सकता हूँ, मैं सजा से बच सकता हूं, के जिसके साथ जुल्म है उसको धमका दे तो फिर उसकी तो शय मिलेगी ना, और वो इस तरह की दरिंदगी का वाकया तो करेगा। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी इसमें एक अहम बात थी कि ये एक ब्लाइंड केस था।
उसामा साहब, इसमें आइडेंटिफिकेशन करना और 72 घंटे में मुलजमों की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत बड़ी बात थी। मुलजम गिरफ्तार तो अल्टीमेटली उसने होना ही था, लेकिन उसका ट्रेस करना, ये बताएं, आपने अदम एतमाद की बात की ना, पकड़ना, पकड़े जाना, ये अदम एतमाद की बात की आपने। हाल ये है कि अब भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जी ये इलाका मौजिस में शामिल हुआ, इसके वालिद को शामिल किया गया और फिर पकड़कर उन्होंने, या जब उनको मिला तो फिर उनके थ्रू ये गिरफ्तारी हुई है, खुद लाकर उन्होंने कोई पुलिस के हवाले किया है। यानी पुलिस इस काबिल भी नहीं है कि वो इसको अब भी गिरफ्तार कर हाँ, वो दूसरी कहानी का रुख ये बता रहे हैं कि कहानियां सुनने को मिलती हैं कि इलाके के मुअज्जिन को इन्वॉल्व किया गया और फिर इनको पकड़ के और फिर मुल्तान ले जाया गया और वहाँ से जना मामला जो हुआ। अब देखें ना, ये मांगा मंडी, फिर उसके बाद चन्योट, फिर ननकाना, तांदलियाँ वाला, कसूर, कहाँ का ये मतलब ये मुलाजमत भी करता रहा है और कभी जानवरों के बाड़े में करता रहा, चन्योट में छुपा रहा जो जिम्मेदार डेरे पे, फिर साले के फ़ोन से फ़ोन करके फिर उसको फेंक दिया। मामला ये है कि ये जो मीडिया में हाइप थी, खबरें हेडलाइन चल रही थी, तो पूरी पंजाब पुलिस, आईजी साहब ने खुद कहा कि सारी पंजाब पुलिस को, किसी एक शहर को नहीं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरी पंजाब पुलिस को इसी काम पर लगाना पड़ गया। 9 टीमें बकायदा तश्कील दी गई थी। लेकिन मामला ये है उसामा साहब कि वो भी इतना चालाक था, शातिर था कि उसको पता था कि पुलिस वो रूप तब्दील, अपने बेस तब्दील करता रहा। फिर उसके बाद फ़ोन उसने फेंक दिया, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे, कभी किसी ज़िले में पहुंच जाता था, कभी फोटाबास में, कभी चन्योट में, कभी मांगा मंडी में। कानून के मुताबिक कितने ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में अगर मुकदमा चलता है तो कितना अरसा? 30 डेज ओनली, 30 दिन के अंदर पाबंद है इंसदादी दहशतगर्दी एज पर लॉ के 30 दिन के अंदर वो मुकदमात का फैसला करने की पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 30 माह छोड़ के, 30 दिन छोड़ के 30 माह लग जाते हैं, लेकिन वो फैसले नहीं होते। पहले जो मुलजिम पकड़ा गया है ये और आबिद, हाँ जी, अब इनको जुडिशल किया गया 14 रोज के लिए। इसका शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होगा। शनाख्त परेड के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस में कोर्ट ये एक व्यू ले सकती है कि वो खातून अगर पेरिस से नहीं आती, अगर पाकिस्तान से वो ट्रैवल कर गई हैं, तो ये कोर्ट के पास सवाबदीद है कि वो स्काइप के ज़रिए, वीडियो लिंक के जरिए जेल के अंदर जाना होता है। बाकायदा आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए एक तरीकाकार होता है, उसमें मुख्तलिफ लोग खड़े किए जाते हैं उसी जिसामत के कद और उस एज के, उनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये बंदा है और ये बंदा है। 2 बंदों को जब शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर, ओवरऑल 30 दिन के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी जो है वो फैसला करने की एज पर लॉ पाबंद है कोर्ट। लेकिन होता क्या है, पुलिस की जानब से डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन की जानब से होते हैं, मुलजमान बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं। तो मामला यह है, इस केस में मुझे लगता है कि 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, सजा का एक जो अमल है वो मुकम्मल होगा। फिर अपील का भी तो शुरू होता है, अपील तो बाद का मसला है। अपील तो फाइनलिटी जो है ना, वो तो हाई कोर्ट के पास, उनके पास रेमडी है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन सजा जो एग्जीक्यूशन है उसकी, वो तो हो जाएगी 30 दिन में। तो पता तो चल जाएगा कौम को कि इसको उम्र कैद की सजा हुई है, कितने साल की हुई है जो साथी मुलजम और इसको। तो ये मैं समझता हूँ कि ये केस जो, अगर इसमें भी गवर्नमेंट संजीदगी से 30 दिन के अंदर इसका ट्रायल मुकम्मल अगर करवाने में यानी टैक्स होती है या डिलेइंग टैक्स होते हैं या नाकाम होती है, तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, क्योंकि अदालत ने तो तब फैसला देना जब तमाम तर जो कानूनी ज़वाबत है वो पूरे हो जा रहा है। वो 120 नई अदालतों के लिए जब कहा गया तो अब उस पर अमल दरामद हो रहा है कि पाकिस्तान में इसी तरह ये इंसाफ जल्दी हुआ करे, फ़ौरन हुआ करे, ताकि ऐसे मुजरिमों को सजाएं जल्दी हों और क्राइम रेट जो है हमारे मुल्क में कम हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।